नमस्कार, मैं रविश कुमार। पत्रकारिता के पेशे में युद्ध की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों का अनुभव बहुत अलग होता है। उनकी श्रेणियां भी बहुत अलग होती हैं। मगर गजा के भीतर रहकर कवर करने वाले फलस्तीनी पत्रकारों की मिसाल आपको दुनिया में नहीं मिलेगी। वे युद्ध को कवर करने किसी दूसरे देश की सीमा पर नहीं गए या ले जाए गए, बल्कि युद्ध उनके घरों में आ गया। उनकी छतों पर बम बरसने लगे। उन्हें पता है कि गजा में छिपने की कोई जगह नहीं है और गजा से भागने का कोई रास्ता नहीं, और गजा में होने का मतलब है मौत। हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट किसी काम के नहीं रहे। उन्हें यह सब पता है, फिर भी अभी तक गजा से रिपोर्टिंग बंद नहीं हुई। उनके कई साथी मर गए, तब भी रिपोर्टिंग जारी है। इन पत्रकारों ने साहस और संसाधन की हर चुनौती को बहुत छोटा साबित कर दिया है। एक अदद खबर के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उनका ब्यौरा उस देश के पाठकों के बीच हम कैसे बताएं जहां मोदी मोदी करते हुए पत्रकार, संपादक और चैनलों के मालिक शान से गोदी हो गए। फलस्तीन के पत्रकारों को भी भोजन नहीं मिल रहा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा और सैलरी भी नहीं, तब भी वे रिपोर्ट कर रहे हैं और काम के बीच मौत के भी शिकार हो रहे हैं। गजा के पत्रकार बोल रहे हैं कि पत्रकारों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, मारा जा रहा है। प्रेस लिखा हुआ अपना जैकेट उतारने वाले इस फलस्तीनी पत्रकार का नाम सलमान अल बशीर है। पैलेस्टाइन टीवी के पत्रकार सलमान बमबारी में मारे गए जिस व्यक्ति की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो उनके ही सहयोगी पत्रकार मोहम्मद अबू हत की लाश है। मोहम्मद आधे घंटे पहले उसी अस्पताल से रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन अब उसी जगह पर उनकी लाश पड़ी हुई है। रिपोर्टिंग करते हुए सलमान अल बशीर रोने लग गए और अपना सुरक्षा जैकेट उतार दिया। रोते हुए कहते हैं कि अब और सहन नहीं होता, हिम्मत जवाब दे गई है। हम शिकार हो रहे हैं, हम दोनों में बस एक ही अंतर है, किसकी मौत कब होगी। हम एक के बाद एक मारे जा रहे हैं। जैकेट और हेलमेट का कोई मतलब नहीं रह गया। गजा पर जो तबाही आई है उसकी कोई परवाह नहीं करता। हम लाइव ऑन एयर विक्टिम हैं। हम वो विक्टिम हैं जो मरने की अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। एक पत्रकार जब मारा जाता है तो उसके साथ हजारों लोगों की खबरें मारी जाती हैं। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के अनुसार अभी तक 36 पत्रकार मारे गए हैं। इनमें 31 फलस्तीनी पत्रकार हैं, 4 इस्राएली और 1 लेबनानी। 9 पत्रकार लापता बताए जा रहे हैं। और यह खबर उन पत्रकारों से अलग है जो गजा में हो रहे नरसंहार को नहीं देख पाते। पश्चिम मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार इस नरसंहार का विरोध नहीं कर सके, मगर उसी पश्चिम मीडिया में ऐसे पत्रकारों की कमी नहीं जिन्होंने युद्ध अपराध और नरसंहार पर खुलकर बात की है। फलस्तीन के पत्रकार अंग्रेजी में अपनी रिपोर्ट इंस्टा से लेकर ट्विटर पर डाल रहे हैं। कई चैनलों के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि इन पत्रकारों की कहानी आप तक कैसे पहुंचाएं। इस्राएली बमों के बनाए इन मलबों में वे पत्रकार भी मारे गए जो चारों तरफ से बंद गजा के मैदान को छोड़ने के बजाय वहां डटे रहे और अपनी रिपोर्ट करते रहे। इनकी एक एक रिपोर्ट, एक एक तस्वीर और वीडियो ने दुनिया भर में गजा की तस्वीर पहुंचा दी। 2 नवंबर को गजा के खान यूनिस इलाके में एक लोकल टीवी चैनल के पत्रकार मोहम्मद अबू हताब और उनके परिवार के 11 लोग हवाई हमले में मारे गए। पत्रकार माजिद फजल अरंदास 1 नवंबर को नुसरत रिफ्यूजी कैंप पर हुए हवाई हमले में मारे गए। इसी दिन हमास से जुड़े अक्सा टीवी के पत्रकार इयाद मतरल और उनकी मां हवाई हमले में मारे गए। 31 अक्टूबर को पैलेस्टाइन टीवी के कर्मचारी इमाद अल वाहिदी और उनके परिवार के कई सदस्य इसराइल के हवाई हमले में मारे गए। माजिद कश्को पैलेस्टाइन टीवी के ही एक और कर्मचारी हैं और संचालक, उनकी मौत हो गई। उनके साथ उनके परिवार के अन्य लोग भी हवाई हमले में मारे गए। सिराज रश्दी पत्रकार से हमने फुटेज के लिए संपर्क किया था। अगर वो जिंदा रह जाते तो शायद हमें जवाब देते। ये लोग अगर जिंदा होते तो आपके स्क्रीन पर चल रही इन तस्वीरों का हाल भी बता रहे होते, मगर इस्राएली बमों ने उनकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। फलस्तीन के इन पत्रकारों की कहानी केवल मारे जाने की नहीं है, पत्रकार बने रहने की भी है। क्या कभी हमारा ध्यान इस पर गया कि उनकी अंग्रेजी इतनी बेहतर कैसे है, वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। इत्तेफाक से हमारी नज़र एक किताब पर पड़ी। इस किताब को हमारी ही किसी दर्शक ने दिया।
इसका नाम है गजा राइट्स बैक, यानी गजा लिखकर जवाब दे रहा है। इसकी संपादक रिफात अलरीर हैं। रिफात अलरीर ने लिखा है कि यह किताब दुनिया को दिखाती है कि इसराइल के प्रयासों के बावजूद हम फलस्तीनी आगे बढ़ते रहे, दर्द और मृत्यु के सामने हार नहीं मानते हैं और सबसे अंधेरे समय में भी आजादी और उम्मीद के लिए लड़ते रहते हैं। इसमें लिखा है कि यह किताब साबित करती है कि कहानियां कहना इज एन एक्ट ऑफ लाइफ, ये विरोध है और कहानियां हमारी यादों को गढ़ती हैं। जिस दर्शक ने मुझे यह किताब दी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इसकी भूमिका में लिखा है कि दिसंबर 2008 और जनवरी 2009 में गजा पर इसराइल के हमले की 5वीं सालगिरह पर यह किताब लिखी गई। इस किताब की भूमिका में संपादक लिखती हैं कि उस समय के हमले ने गजा को बदल दिया, सबके भीतर फलस्तीनी पहचान की नई ऊर्जा भर दी। युवा पीढ़ी, खासकर लड़कियों ने अंग्रेजी सीखी। इन लड़कियों को लगा कि उनकी अंग्रेजी ठीक है, वे अपनी बात दुनिया तक पहुंचा सकती हैं। अंग्रेजी उनके लिए इसराइल की बंदिशों को तोड़ने और लांघने का जरिया बन गई। वे अंग्रेजी का पंख लगाकर उड़ने लगीं। सोशल मीडिया पर वे गजा और फलस्तीन के मसले को लिखने लगीं। राजनीतिक लेखन और पत्रकारीय लेखन करते करते इनमें से कई लड़कियां कहानीकार बन गईं और साहित्य को अपना औजार, हथियार बना लिया। ऐसी ही लड़कियों की कहानी का संग्रह है ये किताब। इस किताब में 15 लेखकों की 23 कहानियां हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां हैं, 3 ही पुरुष हैं। इस तरह उन्होंने इसराइल की पाबंदियों से भी लड़ाई लड़ी और एक बेहतर फलस्तीनी समाज की कल्पना साकार करने की कोशिश की, जहां औरत और मर्द में फर्क कम किया जा रहा है। यह फलस्तीनी इतिहास में पहली बार है कि महिलाएं आजादी की लड़ाई में इस तरह की पहल में पुरुषों से आगे हैं। उनकी लेखनी में मौजूदा फलस्तीनी मुद्दे तो हैं ही, पर महिलाओं के मुद्दे भी हैं और वे समाधान भी पेश करती हैं। यह किताब फलस्तीन के समाज को समझने का नया रास्ता दिखाती है। इनमें से कईयों ने कॉलेज में अंग्रेजी और दुनिया के साहित्य का अध्ययन किया है और फलस्तीनी साहित्य का भी। इन्होंने अपनी लेखनी में बदलाव किया, अखबारों में आर्टिकल लिखना छोड़ दिया, फिक्शन लिखने लगीं, कहानियां कहने लगीं। उन्होंने समझा कि आर्टिकल की जिंदगी छोटी होती है। फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग पर लिखा गया छोटा छोटा पोस्ट अभ्यास करते करते कहानी की शक्ल लेने लगा। फिक्शन की मानवता, मानवीयता उनकी कहानी को बहुत सालों तक जिंदा रख सकती हैं, ज्यादा लोगों को छू सकती हैं, ये उन्हें एहसास हुआ। इस किताब की भूमिका में एक लाइन है जो फलस्तीन के संदर्भ में कहानी की भूमिका को अलग नजरिए से रखती है। Sometimes a homeland becomes a tale. We love the story because it is about our homeland. And we love our homeland even more because of the story. मतलब कई बार मातृभूमि ही कहानी होती है। हम कहानी को पसंद करते हैं क्योंकि वह हमारी मातृभूमि के बारे में है और हम अपनी मातृभूमि को इन कहानियों की वजह से और ज्यादा प्यार करते हैं। गजा में जो पत्रकार मारे गए उनके साथ खबरें ही नहीं, कहानियां भी मार दी गईं। इस किताब में लिखा है कि कहानियां हमारे अतीत की यादों और भविष्य के सपनों से हमें जोड़ती हैं। फलस्तीनी लोग खास तौर पर कहानियों से लगाव रखते हैं। इस किताब के लेखकों को पता है कि कहानी की जिंदगी इंसान के अनुभव से कहीं ज्यादा लंबी होती है। जब भी परिवार साथ बैठता है तो उस फलस्तीन की कहानियां चली आती हैं जो लोगों ने नहीं देखा है। ये प्लेस्तिया अलकाद है। इंस्टाग्राम पर यह गजा से रिपोर्ट कर रही हैं। 21 साल की इस लड़की को जेरूसलम पोस्ट हमास के प्रोपेगेंडा टीम का सदस्य कहता है। पश्चिम के बड़े बड़े एंकर इसराइल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। क्या जेरूसलम पोस्ट उनका नाम लेकर लिख सकता है? गजा में पत्रकार मारे जा रहे हैं। कौन यहां पर प्रोपेगेंडा करने के लिए जान देगा? युद्ध के पहले तक प्लेस्तिया के इंस्टा अकाउंट पर सामान्य सी तस्वीरें हैं, मगर 7 अक्टूबर के बाद सब बदल जाता है। प्लेस्तिया रिपोर्टिंग करने लग जाती हैं। उनकी रिपोर्टिंग में कई सारी पेशेवर कमियां हो सकती हैं, लेकिन बम से घिरे जानलेवा हालात में कोई पहली बार रिपोर्टिंग कर रहा हो तो उससे किसी संपादक को क्या उम्मीद करनी चाहिए? क्या यही काफी नहीं कि वो रिपोर्टिंग कर रही हैं? भारत से कई पत्रकार इसराइल गए, उनके अंदाज से लगा घूमने गए हैं।
पत्रकारिता के नाम पर चालाकी करने वालों की तुलना आप 1 साल पुरानी पत्रकार की रिपोर्ट से नहीं कर सकते। अपनी जान जोखिम में डालकर प्लेस्तिया रिपोर्टिंग कर रही हैं। बताती हैं कि एक दिन में 3 बार अलग अलग ठिकानों से भागना पड़ा। प्लेस्तिया कई बार बताती हैं कि उनके पास भी पीने का पानी नहीं, या 3 दिन पर आज 1 बोतल पानी मिला है। एक वीडियो में हमने देखा कि बता रही हैं, तभी पीछे से बम के गिरने की आवाज आती है। इस हालात में कोई पत्रकार किस तरह से रिपोर्टिंग करे, उस पर वो लोग रिपोर्टिंग की शर्तें नहीं थोप सकते जो रिपोर्टिंग के नाम पर इस्राएल का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्लेस्तिया कई बार अपने स्टेटस में लिखती हैं कि मेरा इंटरनेट बंद था, इसलिए ऑनलाइन नहीं थी, मगर मैं जिंदा हूं। प्लेस्तिया इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी में बताती हैं कि अपना फोन गाड़ी में चार्ज करती हैं। 2 सप्ताह पहले इंस्टा पर ही लोगों के सवालों के जवाब भी दिए थे। सवाल था, क्या आप इंटरनेट चला पा रही हैं? प्लेस्तिया कहती हैं, इंटरनेट सिर्फ कुछ ही जगहों पर है, जैसे अस्पताल, और वहां भी तेज नहीं है। फिर कोई पूछता है कि क्या आप ठीक हैं, तो प्लेस्तिया कहती हैं, नहीं, मगर मैं सांस ले रही हूं और जिंदा हूं। कोई पूछता है कि आप अपनी भावनाओं से कैसे डील कर रही हैं, तो प्लेस्तिया कहती हैं कि आई एम नॉट डीलिंग विथ माई इमोशंस राइट नाउ। एक सवाल है कि क्या आपको डर लगता है? प्लेस्तिया जवाब में कहती हैं कि मुझे अपने किसी प्रिय को खोने का डर है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर हो रहे हैं, तो आगे क्या होगा उस अनजान से डर लगता है। फिर एक सवाल आता है कि क्या मेडिकल स्टाफ सो पाते हैं? बहुत चुनौतीपूर्ण और थकाने वाला काम लगता है। प्लेस्तिया बताती हैं कि गजा में हर किसी को मुश्किल से ही नींद मिल पा रही है। हम आज के फलस्तीन को भी नहीं देख रहे हैं और कई साल से फलस्तीन को भी नहीं देखा करते थे। जुलाई महीने में इस्राएल के हारेत्ज अखबार में जैक खुरी लिख रहे थे कि वर्ल्ड बैंक के सर्वे से पता चला कि 58% फलस्तीनी अवसाद से ग्रसित हैं। एक छोटी सी जगह में 23 लाख की आबादी कभी भी बम के आग गिरने की आशंका में जी रही है। उसके पास अपना रास्ता नहीं। कभी आपने सोचा है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल क्यों कहते हैं? बिसान फिल्म मेकर हैं, गजा की हैं। हर वीडियो की शुरुआत में कहती हैं कि वे जिंदा हैं। इन पत्रकारों के लिए जिंदा होना ही पहली खबर है। इतनी लाशों को रिपोर्ट करते करते इनके भीतर कितनी ही जान बची होगी। बिसान के स्टूडियो पर बम गिर गया, उनसे देखा नहीं गया। बिसान सोती भी हैं तो भागने की तैयारी में रहती हैं। बिसान ने गजा को पहले भी रिकॉर्ड किया है। हमले के बाद एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मेरे खूबसूरत देश गजा, मुझे माफ करना, मैं दुनिया को तुम्हारी बदसूरत बर्बादी दिखा रही हूं। वाइल अल दहदौ गजा के सबसे सम्मानित पत्रकारों में से हैं। उनके परिवार के 4 लोग मारे गए। एक रिफ्यूजी कैंप पर बम गिरा, उनकी पत्नी, बेटा, बेटी और पोते की मौत हो गई। उस समय वाइल सीधा प्रसारण कर रहे थे, टेलीविजन पर थे। उसी के बीच खबर मिलती है कि उनके परिवार का कोई नहीं बचा, पत्नी न बेटी, बेटा न पोता। 2 दिन बाद वे रिपोर्ट करने चले गए। इस हालात में फलस्तीनी पत्रकार रिपोर्ट कर रहे हैं और भारत के सुदर्शन चैनल के एंकर अपने शो में सवाल करते हैं, क्या यहूदी ही यादव हैं? ये हाल है भारत की गटर पत्रकारिता का। इस्राएल की सेना ने समाचार एजेंसी AFP को कुछ दिन पहले कह दिया कि हम आपके कर्मचारियों की सुरक्षा का वादा नहीं कर सकते, आप ही अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएं। कतर के न्यूज चैनल अल जजीरा को इस्राएल से बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। अल जजीरा जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है, उससे इस्राएल के प्रोपेगेंडा को काफी चुनौती मिल रही है। हारेत्ज तो इस्राएल का ही अखबार है। कई दिनों से इसे देखते देखते एक बात समझ आ रही है, यह अखबार ऑक्यूपेशन यानी कब्जे का विरोध नहीं करता, यानी गजा पर कब्जे का विरोध नहीं करता, मगर गजा की तबाही पर 1-2 रिपोर्ट जरूर शामिल करता है। यह हमास के हमले में मारे गए लोगों की तस्वीरें रोज छापता है, इस्राएली बंधकों की तस्वीरें छापता है, उन 16 सैनिकों की तस्वीरें छापता है जो गजा में मारे गए। इसके बाद भी हारेत्ज अपने संपादकीय पन्नों पर अलग अलग आवाजों को जगह देता है। ऐसे लेख भी छापता है जो इस्राएली कब्जे का विरोध करते हैं। ओनली अ रेडिकल 2 स्टेट सोल्यूशन विल सॉल्व द इस्राएल पैलेस्टाइन प्रॉब्लम, मतलब इस समस्या का एकमात्र समाधान है कि 2 राष्ट्र का समाधान ही मान लिया जाए। इसी साल मई में एक लेख छपा जिसका शीर्षक है 75 साल से इस्राएल जो क्रूरता कर रहा है उससे फलस्तीनियों का हौसला नहीं टूटा।
इस लेख के पहले ही पैराग्राफ में जो बोला गया है, आप खुद उस शब्द को ध्यान से देखिए। यह वही शब्द है जिसे हिंदी में आतंकवाद कहते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, इसमें सवाल किया जा रहा है कि एक मां और उसकी बेटियों को मारने वाले आतंकवादी और हत्या करने वाले राज्य में क्या फर्क है। गिडियन लेवी का लेख मई 2022 का है। इसका शीर्षक हिंदी में यह होगा, आतंकी फलस्तीनियों के लिए एकमात्र रास्ता बचा है। इस लेख में तो लिखा गया है कि यही एक रास्ता है, और वह भी 1.5 साल पहले। आप हमारे वीडियो को दोबारा चलाकर देखिए। हमने काफी मेहनत से आपके लिए ये सारी जानकारियां जुटाई हैं, और इन तस्वीरों को देखिए कैसे और क्या लिखा गया है। भारत में कोई ऐसा लेख छाप दे तो उसके खिलाफ यूएपीए लगाने की मांग गोदी मीडिया ही करेगा। मगर क्या यह जानना आपको हैरान नहीं करता कि इस्राइल के ही अखबार में हमास के हमले से पहले क्या कुछ छप रहा था और इस्राइल के बारे में क्या लिखा जा रहा था? क्या आपको नहीं लगता कि यह सहमति जबरन पैदा की जा रही है और बन नहीं पा रही है? इस्राइल को लेकर फलस्तीन की आवाज इसके बाद भी उठती चली आ रही है। द हिंदू समूह की एक पत्रिका है फ्रंटलाइन, इस बार गजा में नरसंहार को अपना कवर बनाया है। इस लेख की हेडलाइन में विद्वान तारिक अली ने सवाल किया है, क्या फलस्तीनियों को प्रतिरोध का अधिकार है? और इसका एक ही जवाब है, हां है। इस पत्रिका में हमास के नेता का भी इंटरव्यू किया गया है, जिसे लेकर फ्रंटलाइन की आलोचना हो रही है। इसके जवाब में हिंदू की पत्रकार सुहासिनी हैदर ने ट्वीट किया है कि लोगों के लिए यह जानना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद और भारत सरकार दोनों ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस्राइल ने भारत से मांग की है कि वह हमास को आतंकी संगठन घोषित करे। अभी तक घोषित नहीं किया गया है। आलोचना करने वाले ये सब नहीं देखते, या शायद देखते हैं पर आपको बताते नहीं। इसी पत्रिका में हमास के नेता के इंटरव्यू से पहले इस्राइल के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यक्ष का भी इंटरव्यू छपा है। पीएलओ की पूर्व प्रवक्ता का भी इंटरव्यू है। इसका मतलब है कि गोदी मीडिया से खुद को बचाने के अलावा आपको अब यह काम भी करना है कि अच्छी पत्रकारिता को खारिज करने वाली ताकतों से खुद को बचाए रखना है। पत्रकार सुहासिनी हैदर ने आज के ही हिंदू में लिखा है कि किसका इंटरव्यू करना चाहिए और किसका नहीं। न्यूयॉर्क में 9/11 के हमले के पहले सीएनएन ने अफगानिस्तान की गुफाओं में जाकर ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करने वाले 2 पत्रकारों के नाम थे पीटर बर्गेन, पीटर अर्नेट। 2001 में जब अलकायदा ने अमेरिका पर हमला किया तो इन दोनों पत्रकारों को खूब स्टूडियो में बुलाया गया, अलकायदा और उसकी रणनीति को समझने के लिए। सुहासिनी हैदर बताती हैं कि हमेशा ही पत्रकार छापामार युद्ध करने वाले क्रांतिकारी, आतंकवादी और डाकुओं का इंटरव्यू करते रहे हैं। सीएनएन की पत्रकार अनीता प्रताप ने श्रीलंका जाकर लिट्टे के चीफ प्रभाकरण का इंटरव्यू किया था। राजीव गांधी की हत्या के बाद जब प्रभाकरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई तो दुनिया भर से 300 पत्रकार उसके अड्डे के जंगलों में पहुंच गए। गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप कब दूर होंगे? ये लोग आपको मूर्ख बनाकर छोड़ेंगे। राष्ट्रवाद का इस्तेमाल कर आपको मूंगफली की तरह छील कर फेंक रहे हैं और सत्ता का बादाम खुद खाए जा रहे हैं। ये नया चलन है कि किसका इंटरव्यू करना देशभक्ति है और किसका इंटरव्यू करना गद्दारी है। ऐसी बकवास बातों से सावधान रहिए और सही सवाल पूछिए कि सबसे बड़े देशभक्त यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर आप खोजना चाहें कि गजा में ऐसी कितनी इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया, इन इमारतों में कितने फ्लैट ध्वस्त हो गए, बम गिरने से पहले इनमें कितने लोग रहा करते थे, आपको सही जानकारी मुश्किल से मिलेगी। बहुत सर्च करना पड़ेगा तो इधर से कुछ उधर से कुछ जानकारी मिलेगी। यहां तक कि एसोसिएटेड प्रेस जैसी समाचार एजेंसी को भी कई स्रोतों से जानकारी जुटानी पड़ रही है। एपी की रिपोर्टिंग, गजा स्वास्थ्य मंत्रालय, इस्राएली सेना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त, फलस्तीनी रेड क्रेसेंट से जानकारी ली गई है। इनके मुताबिक गजा में 9,061 फलस्तीनी, वेस्ट बैंक में 134 फलस्तीनी और इस्राएल में 1400 लोग मारे गए हैं। 17 इस्राएली फौजी जमीनी कार्रवाई के बाद मारे गए। अब तक गजा में 272 ट्रक जा चुके हैं। 33,960 रिहायशी यूनिट ध्वस्त हो चुकी है। स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने फ्लैट हैं और कितनी इमारतें हैं।
हमें यह वीडियो संयुक्त राष्ट्र के फीड से मिला है, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, वरना हमारे जैसे यूट्यूबर गजा की कहानियों और तस्वीरों तक नहीं पहुंच पाते। जब तक कोई गोदी सेठ संयुक्त राष्ट्र को खरीद नहीं लेता, तब तक आप इन तस्वीरों के बहाने जरिए मीडिया के कैमरे की सच्चाई को समझते रहिए। 7 अक्टूबर के बाद से दुनिया का मीडिया पहले से ज्यादा गर्त में चला गया है, मगर इसी के बीच फलस्तीनी और कुछ गैर फलस्तीनी पत्रकार शानदार काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इस्राएल के तमाम दावों को दुनिया भर में चुनौती मिल रही है। आप एक और चीज नोट करेंगे, बहुत सारी रिपोर्ट और संपादकीय में बार बार हमेशा यह बात दोहराई जाती है कि हमास के हमले में 1400 इस्राएली मारे गए, मगर उन्हीं लेखों में एक बार भी जिक्र नहीं होता कि इन 30 दिनों में, करीब 30 दिनों में कितने फलस्तीनी मारे गए। पेन पेंसिल ड्रॉ नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने एक ग्राफ में वो काम किया है जो कई मीडिया हाउस नहीं करना चाहते। 6 अक्टूबर से लेकर अब तक दोनों तरफ के हमलों में मरने वालों की संख्या को एक चार्ट में दिखाया है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद इस्राएल में मरने वालों की संख्या में उछाल आती है और उसके बाद वो संख्या उतनी ही रहती है। इसके उलट गजा में मरने वालों की संख्या लगातार ऊपर बढ़ती जाती है और 30 अक्टूबर तक करीब 8000 छूने लगती है। जितनी बार इस्राएल अपने यहां हुए हमले की तुलना जर्मनी में हुए होलोकॉस्ट से करता है, उतनी ही बार बल्कि उससे ज्यादा बार गजा पर उसकी बमबारी की तुलना होलोकॉस्ट जैसे सामूहिक नरसंहार से की जा रही है। इतना मीडिया कंट्रोल होने के बाद भी इस्राएल को 17 दिन बीत जाने के बाद प्रेस को हमास के वीडियो दिखाने पड़े। वह बार बार 18 दिन की अपनी बमबारी से ध्यान हटाने के लिए पहले दिन के हमले पर पहुंच जाना चाहता है ताकि खुद को सही साबित कर सके, मगर उसे यह कामयाबी नहीं मिल रही है। 23 अक्टूबर की यह खबर है, इस्राएल की सेना आईडीएफ ने पत्रकारों को हमास के हमले का वीडियो दिखाया। इनमें से कुछ वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। करीब 200 पत्रकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। जेरूसलम पोस्ट ने लिखा है कि सरकार ने फुटेज दिखाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि लोग हमास के हमले के विस्तार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पत्रकारों और सोशल मीडिया पर लोगों ने हमले के बयानों पर संदेह जताया है, जबकि वे गजा पर हो रहे हमले को लेकर बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं। सेना की ओर से प्रवक्ता का बयान है कि हम समझते हैं कि यह नैरेटिव का युद्ध है और हमें दुनिया को दिखाना होगा कि यहां क्या हुआ है। जेरूसलम पोस्ट में इस्राएली सेना के एक प्रवक्ता का बयान छपा है कि विदेशी पत्रकारों को यहां लाना वैसा ही है जैसा अप्रैल 1945 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर को उत्तरी जर्मनी के बर्गेन बेल्सन के कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया था। सेना कह रही है कि हम मीडिया को वह सब दिखाना चाहते हैं जिससे लगे कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसकी शुरुआत हमास ने की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाले पत्रकार सेना का खेल समझ गए। फ्रांस के BFN टीवी के पत्रकार का बयान है कि आईडीएफ ने हमें वही दिखाया जो वो दिखाना चाहते हैं, मगर मैं मानता हूं कि इस पर रिपोर्ट कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। क्या इस्राएल ने बमबारी रोककर इन्हीं पत्रकारों को गजा जाने दिया या देगा ताकि वे देख सकें कि उसकी तरफ से बमबारी केवल हमास के ठिकानों पर हो रही है, नागरिक ठिकानों पर नहीं। इस्राएल पर हमारे सारे वीडियो को दोबारा देखा कीजिए। काफी जानकारी हमने चारों तरफ से जुटाकर आपके लिए उपलब्ध कराई है। इस्राएल के साथ साथ अरब देश और अमेरिका का भी दोहरापन सामने आ रहा है। अमेरिका के विदेश सचिव फिर से इस्राएल पहुंच गए हैं। वही सब बातें हैं कि इस्राएल को रक्षा का अधिकार है, मगर हम मानवीय मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका इस्राएल को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, उसकी संसद से पैसे को मंजूरी मिल गई है, उसके साथ साथ मानवीय मदद भी दे रहा है। मीडिया की खबरों को देखना, समझना, क्या दिखाता है क्या छिपाता है, इससे समझना आसान नहीं है। आपको हर समय मीडिया से युद्ध करना पड़ेगा। इस्राएल चाहता है कि केवल उसी की बात सुनी जाए और दुनिया के सामने आए, मगर इस बार ऐसा नहीं हो रहा। पश्चिमी देशों की तरह पश्चिमी मीडिया का भी दोहरापन सामने आ गया है। कई चैनलों में फलस्तीनी आवाज को जगह नहीं दी जा रही। देखना चाहिए कि पश्चिमी मीडिया ने गजा के पत्रकारों की मौत को कैसे कवर किया है। अमेरिका का ही एक चैनल है डेमोक्रेसी नाउ, इसके कवरेज को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। डेमोक्रेसी नाउ की एमी गुडमैन के शो में फलस्तीन से जुड़ी तमाम आवाजें अपना पक्ष रख रही हैं। इसी के शो में गजा के अस्पताल में काम कर चुके नॉर्वे के डॉक्टर का इंटरव्यू चला,
जिन्होंने कहा कि वहां कोई टनल नहीं है, इस्राइल को चुनौती दी कि वह साबित कर दे। ऐसे बहुत से लोगों के इंटरव्यू इस चैनल पर चल रहे हैं जो इस्राइल की आलोचना कर रहे हैं, गजा के साथ नरसंहार की बात कर रहे हैं। जो गजा जा चुके हैं और वहां काम कर चुके हैं वो और बेहतर से समझा रहे हैं। यही कारण है कि इस्राइल प्रोपेगेंडा से लेकर खबरों के मैदान में पिछड़ता नजर आता है। आपको इसका दर्द इस्राइल के बयानों में भी दिखेगा, उनके अधिकारियों की हरकतों में दिख जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में इस्राइल के राजदूत अपने साथ पत्थर लेकर चले गए, खुद को पीड़ित के रूप में दिखाने के लिए। एक दिन येलो स्टार पहनकर चले गए। उसी देश के अखबार जेरूसलम पोस्ट ने उनकी इस हरकत के खिलाफ संपादकीय लिखा है। भारत में तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में इस्राइल के राजदूत गिलाद एर्दान डेविड का पीला सितारा, येलो स्टार ऑफ डेविड पहनकर चले गए। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जर्मनी में येलो स्टार लगाकर यहूदियों को बाकी आबादी से अलग किया जाता रहा। हिटलर के पहले भी और उसके समय में भी। नाजी सरकार के दौर में भी ऐसा ही येलो स्टार यहूदियों को जबरन पहनाया गया ताकि उन्हें पहचाना जा सके। इसके कुछ समय बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता था। इस्राएल के राजदूत एर्दान जब सुरक्षा परिषद में येलो स्टार पहनकर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मेरे दादा आउशविट्ज में मारे गए। ये स्टार आपको यानी संयुक्त राष्ट्र को याद दिलाने के लिए है कि नाजी नरसंहार के समय इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कुछ नहीं कहा। आज से मैं और मेरी टीम ये सितारा पहनेंगे ताकि आप याद रखें कि शैतान के सामने चुप रहने का क्या नतीजा होता है। मगर इस्राइल में ही उनकी काफी निंदा हो रही है। इस्राइल के राष्ट्रीय होलोकॉस्ट म्यूजियम के निदेशक भी इसकी निंदा कर रहे हैं। जेरूसलम पोस्ट और हारेत्स ने अपने संपादकीय में भी इस बात की निंदा की है। इस्राएली सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा कि हमें यह सब कहना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लोगों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि हिटलर ने यहूदियों को मारा ही नहीं, वही चीज आज हमारी आंखों के सामने हो रही है। हमास के अत्याचार पर विश्वास नहीं किया जा रहा है। यह बात पूरी तरह से गलत है। इस्राइल चाहता है कि 7 अक्टूबर के बाद की कोई भी घटना कहीं दर्ज ना हो, ठीक उसी तरह से जैसे वो गजा को मिटा देने के बयान दिए जा रहा है। इस जंग में वह अपनी रक्षा के अधिकार की बात करता है, फलस्तीनियों की रक्षा के अधिकार की बात पर चुप हो जाता है। मीडिया के प्रति लापरवाह होना हर किसी को भारी पड़ सकता है, खासकर जब मीडिया देश के नाम पर सरकार की तरफ से बोलने लग जाए तो जागना शुरू कर दीजिए। या तो आपकी जेब कट रही है या फिर आपका घर लुटने वाला है। गजा के लिए रिपोर्टिंग करते हुए मारे गए फलस्तीन के पत्रकारों को याद रखिएगा। हम उन्हें भुला नहीं सकते, आप उन्हें भी भुला नहीं सकते जो गोदी मीडिया बनकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आप पर याद रखने का लोड बहुत बढ़ गया है। इस वीडियो को फिर से देखिएगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार।